सीएम हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं। भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर उनका ये उपवास है। गांधी पार्क में तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ वो उपवास पर बैठे हैं। हरीश रावत लगातार भर्ती परीक्षाओं के लीक होने का विरोध करते आए हैं। सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं। भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधलियों को लेकर उनका ये उपवास है। गांधी पार्क में तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ उपवास पर बैठे हैं हरीश रावत। लगातार भर्ती परीक्षाओं के लीक होने का विरोध उनकी तरफ से हो रहा है और वो सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है देहरादून से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, जो कि लगातार विरोध कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं का। भर्ती परीक्षाओं में जिस तरीके से लीक हो रही है या धांधली हो रही है, उसका लगातार विरोध जो है वो हो रहा है और इसी के संबंध में उनकी मांग है कि सरकार जो भी दोषी हैं, जो भी इन धांधली के पीछे हैं, उनके ऊपर एक्शन ले और सख्त कार्रवाई करे। और इसी के संदर्भ में हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। उनका ये मौन उपवास बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। देहरादून से पूर्व सीएम हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं। धांधली को लेकर उपवास किया गया है और गांधी पार्क में तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ उपवास पर बैठे हैं वो। लगातार भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर उनका ये उपवास है। तो भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर उपवास किया गया है। गांधी पार्क में तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ उपवास पर बैठे हैं हरीश रावत। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। तो सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग है। पूर्व सीएम हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो देहरादून से सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं खबर से जुड़ी हुई। लगातार भर्ती परीक्षाओं के लीक होने का विरोध हो रहा है कांग्रेस की तरफ से और तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ हरीश रावत जो है वो मौन उपवास पर बैठे हैं। जोशीमठ में दरारों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आंकड़ों की बात करें तो 849 भवनों में अब तक दरारें देखने को मिली हैं, जिसमें से 165 भवनों को पूरी तरीके से रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है। हालांकि पानी के रिसाव में कटौती देखने को मिली है, जो कि 240 LPM से घटकर 163 हो गई है, लेकिन अभी भी जोशीमठ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय निवासियों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है और अब तक 237 परिवारों के 800 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। वहीं जोशीमठ को लेकर आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक 800 लोगों को सुरक्षित शिफ्ट किया गया है। 190 परिवारों को अब तक 1.5 लाख दिए गए हैं। तो NGMI ने 2 प्रोफाइल पूरे किए हैं। इस सर्वे से जमीन के अंदर पानी के रिसाव का पता चलेगा। भवनों में दरारें आने की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। रोपवे को लेकर एक इंजीनियर नियुक्त भी किया गया है, जो वहां पर निगरानी करेगा। जोशीमठ आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने PC की है। जोशीमठ की स्थिति की जानकारी दी है। खबर है कि 165 भवनों को पूरी तरीके से असुरक्षित करार किया गया है। पानी के रिसाव में हालांकि कटौती आई है और 800 लोगों को विस्थापित किया गया है। यह है कि इसको देख लें और पूरी रिपोर्ट जब आ जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है। जो वाटर का सैंपल लिया था इन्होंने, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसकी बायोलॉजिकली प्रोफाइलिंग होनी है, सारी चीज़ें होनी है। तो हमने कहा पूरी चीज़ें देख लें। और चूँकि NDMA ने CBRI को नोडल बना दिया, NDMA जैसा आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, CBRI को नोडल बनाया है कि जो भी एजेंसियाँ हैं उनकी रिपोर्ट CBRI बाकी सारे बैठ के CBRI के काइंड ऑफ समन्वय में सब बैठ के उस पर विचार विमर्श कर लें। उसके बाद फिर NDMA काइंड ऑफ रिपोर्ट देगा। तो अकॉर्डिंगली उनको सूचित कर दिया गया। तो मैं इस पे अभी इस पे बात करना ठीक नहीं है। मैं छिपा नहीं रहे। छिपाना कैसे छिपा सकते आप मुझे बताइए। कोई छिपा नहीं, ये इसीलिए हुआ था कि अभी हमें बारिश की आशंका थी, तो बारिश का पानी उस क्रैक में न जाए, इसलिए हमने कहा टेम्पररी इसको फिल कर दीजिए ताकि वो पानी ना जाए। दैट वॉज द रीज़न। हमने कौन छुपा सकता है आप मुझे बताएं। जब सब देख रहे हैं, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। नहीं तो सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस पॉइंट को कि ये छिपाने के लिए नहीं है। जो क्रैक्स में बारिश अगर आसपास होती है तो वो बारिश का पानी अंदर ना जाए, इसके लिए बात हुई है।
कौन की बिड खुलनी थी, 13 को खुलनी थी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो 16 को किया था। आज बात करते हैं, आज खोला कि नहीं इन्होंने। अभी तो 10 जगह का कल जो हमारी बात हुई, लगभग 10 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई किया है प्रोफाइलिंग करने के लिए। वाडिया ने भी 3 कर लिया है। तो ये हुआ कि वाडिया का थोड़ा सा सुपरफिशियल होता है, एनजीआरआई का डीप होता है। तो हमने ये कहा है कि जैसे जैसे प्रोफाइलिंग होती जाए तो एक रिपोर्ट हमें देते रहें कुछ कंक्लूसिव कि व्हाट शुड बी डन, और जब फाइनल होगा तब पूरी मैप बनेगी हाइड्रोलॉजिकल, वो सारी चीज़ें होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जब हमारा ये प्रोफाइलिंग जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे कुछ कंक्लूसिव हमें देते जाएँ कि जिन जगहों पे प्रोफाइलिंग हुई है वहाँ पर क्या करनी चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए। देखिए, हम 2 चीज़ें कर रहे हैं इसमें, सिर्फ सबके घरों का सर्वे भी हो रही है। जैसे जैसे आइडेंटिफाई किए हैं 800 समथिंग जो हमने बताया आपको, उन सबों घर का मेजरमेंट भी हो रहा है। जब उनको विस्थापित हटा रहे हैं घर से तो सब बाकायदा पूरा मेजरमेंट के बाद कितना स्क्वायर फीट का उनका ये था, कितने बेडरूम थे, परिवार में कितने लोग हैं, वो सारा मेजरमेंट और सर्वे हो रहा है। उसी हिसाब से हम लोगों को ये देखें। दिनों में हमने ये किया, सबका सर्वे किया, राहत बचाव का कार्य किया, सबको हटाया है वहाँ से। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे संजय कुंवर से। संजय, आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में जो हालात है उनको लेकर अपडेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या कुछ स्थिति के बारे में जानकारियां दी गई हैं उनकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से आपदा सचिव द्वारा जो अभी बयान दिए गए थे उसके उलट जो है यहाँ पे अभी भी देखिए दरारों की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है, और खुद आपदा प्रबंधन चमोली द्वारा ये डाटा प्रतिदिन दिया जाता है। उस डाटा के अनुसार अगर बात की जाए तो लगभग 849 भवनों में जो है दरारें इंगित की गई है। जो कल 800 की आई थी वो आज बढ़ के 849 हो गई है। आप भी मान सकते हैं कि लगभग 28 से 29 भवनों में और दरारें इंगित की गई है। हालांकि जो केंद्रीय भवन अनुसंधान की टीम है वो लगातार 9 वार्डों में सर्वे कर रही है, और ये आंकड़ा जो है अभी और बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार का जो ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे चल रहा है आपदा बचाव का, और यहाँ पे जो राहत शिविरों में जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही है वो जो है अभी उससे जो है अभी लोग संतुष्ट है। हालांकि मुआवजे को लेकर के जो यहाँ पे जो आपदा प्रभावित है उनमें कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो मुआवजे की जो समिति बनाई गई है उस समिति के जो निर्णय होंगे उसके बाद ही मालूम चलेगा कि जो प्रभावित है वो खुश है कि नाखुश है। लेकिन जिस तरह से अभी प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो राहत शिविरों में जो सुविधाएं दी जा रही है, मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही है, और मुआवजे की जो अभी तक 1,50,000 की जो राशि दी गई है एहतियात के तौर पे, उसको लेकर कहीं न कहीं इतना जरूर है कि राज्य स्तर के जितने भी सचिव स्तर के जितने अधिकारी हो जोशीमठ में कैंप किए हुए हैं, तो कहीं न कहीं राज्य सरकार अब पूरे युद्ध स्तर पर जोशीमठ को बचाने के लिए भी और जोशीमठ के जो प्रभावित है उनके लिए बिल्कुल हर तरफ से दृढ़ संकल्प है कि जोशीमठ के एक भी परिवार के एक भी जो सदस्य हैं जो प्रभावित है उनको जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे गंभीर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका संजय, जानकारी देने के लिए विस्तार से पूरी। तो आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है उनकी तरफ से कि जोशीमठ की स्थिति को लेकर अभी लगातार जो काम है वो चल रहा है, और 165 भवन है जो कि अब असुरक्षित है पूरी तरीके से। तो पानी के रिसाव में कटौती भी आई है, ये भी बताया गया है। संकटग्रस्त जोशीमठ में जरूरतमंद लोगों को अब जूनियर एवं यूथ रेड क्रॉस की टीम राहत सामग्री का वितरण कर रही है। दवाओं के साथ साथ दैनिक उपयोग की सामग्री का भी वितरण हो रहा है। जोशीमठ में देखिए मदद को अब यूथ रेड क्रॉस की टीम आगे आई है। जरूरतमंदों को राहत सामग्री इस टीम के द्वारा बांटी जा रही है। तो हर कोई लगातार आगे आ रहा है और मदद कर रहा है जोशीमठ में प्रभावितों की। उनकी तरफ से चाहे वो कंबल हो, दवाइयाँ हो या जो कुछ हो, राहत सामग्री सब बांटी जा रही है लोगों के बीच में। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये यूथ रेड क्रॉस की टीम है जो कि मदद कर रही है प्रभावितों की जोशीमठ में। तो जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटी जा रही है जोशीमठ में।
चाहे वो सरकार हो, सरकार के अलावा भी कई सारी संस्थाएं हैं जो कि सरकारी भी नहीं है, NGOs हैं कई सारे जो कि आगे आ रहे हैं और ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। और इसी क्रम में ये यूथ रेड क्रॉस की टीम है जो कि अपने स्तर पर आगे आकर इन सभी प्रभावितों की मदद कर रही है। जिसको जो सामान चाहिए, सर्दी से बचाव के भी तमाम सामान जो है इनको दिए जा रहे हैं और इनमें रूम हीटर भी है, कंबल भी है, तमाम चीज़ें दी जा रही हैं जिससे ये लोग जो है वो अपना जीवन यापन कर सकें। किच्छा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने डीडी चौक पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया है। इस दौरान सभी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की है। मामले पर संघ का कहना है कि एक शिक्षा मंत्री होने के बावजूद हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्हें शिक्षा मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ देश को सरकार से मांग करते हुए कहा गया कि तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर देना चाहिए। तो किच्छा में देखिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, पुतला दहन कर दिया है। किच्छा में तो बिहार के शिक्षा मंत्री का मंत्री के बयान से भावनाओं को ठेस पहुंची है और साथ ही की तरफ से मांग है कि मंत्री को मंत्रिमंडल से भी निष्कासित किया जाए। जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है। वो इसलिए इस्लामिक जो आतंकवादी है पाकिस्तान से आते हैं, मार के चले जाते हैं। अभी हमारे बंदले कार्यकर्ता उसकी शंभू की हत्या उन्होंने आसाम में की है। 9 कार्यकर्ता वो मार चुके हैं, 32-40 कार्यकर्ता हमारे घायल हैं। वो चुन चुन के हिंदू नेताओं की हत्या करते हैं। तो हमारी राष्ट्रपति महोदया से मांग है उन आतंकवादियों पर विशेष कार्रवाई की जाए, पूरे देश से चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाए। हम तो कहते सेना को अधिकार दिया जाए, पुलिस को अधिकार दिया जाए, जब आतंकवादी मिले देश की गद्दारी करता है उसे मार दे तुरंत। तो हम एक मांग करते हैं, ज्ञापन देने जाएंगे एसडी महोदय को। दूसरा, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं अनपढ़ गंवार अतिरिक्त शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उसने हमारा जो महाकाव्य है, हम जिसको पूछते हैं, हिंदू धर्म जिसको हिंदू मानता है, उसका रामचरितमानस का उसने अपमान किया है। शिक्षा मंत्री रहने लायक ही नहीं है। उसको क्या कहता है, ये रामचरितमानस नफरत फैलाता है। अरे मूर्ख, जो नफरत फैलाता तो उसको तू कहता नहीं है, तेरी हिम्मत नहीं होती है। नफरत कौन फैलाता है? आतंकवादी किस धर्म के हैं? इस्लामिक आतंकवादी है, जिहादी आतंकवादी है। उनका जो धार्मिक ग्रंथ नफरत तू नहीं कह सकता है, तो उसने हिंदू को तूने कह दिया। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं उस गंवार को, खास करके शिक्षा मंत्री रहने के लायक नहीं है, उस पर केस लगाया जाए। हमने थाने FIR दी है, हमने रुद्रपुर में, यहाँ भी देंगे। मांग करेंगे उसको भगा कर जेल में डाला जाए। चंद्रशेखर। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे रंजीत सिंह से, सहयोगी। रंजीत, देखिए जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया उसके बाद देश में लगातार इसका विरोध हुआ, लेकिन अब किच्छा से भी तस्वीरें सामने आई हैं। मंत्री को मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाए ये मांग उठ रही है, साथ ही उनके पुतला दहन भी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताऊंगी जिस तरह विश्व हिंदू परिषद और अन्य लोग यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग जो एकत्र हुए, उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री जो कि उन्होंने एक बयान दिया था उस पर आज उनका पुतला दहन किया और उनको शिक्षा मंत्री से तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित करने की मांग की है। जी, और उन्होंने एकत्र होकर यहाँ पर जो किच्छा कोतवाली है, कोतवाली में भी एक तहरीर दी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रंजीत सिंह, जानकारी देने के लिए हमको खबर के बारे में। तस्वीरें आपके सामने हैं लगातार, जहां पर शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन कर दिया गया है और बजरंग दल ने ये बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है और मांग की है कि इनको निष्कासित भी किया जाए मंत्रिमंडल से। साथ ही मंत्री के बयान से भावनाओं को ठेस पहुंची है हिंदू समाज के, ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं बजरंग दल के ये तमाम लोग। तो किच्छा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां बजरंग दल ने बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। मंत्री के बयान ने भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। आठ तारीख को हुए लेखपाल और पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली देखने को मिली थी, जिसका खुलासा STF ने किया था। वहीं लेखपाल और पटवारी परीक्षा में धांधली के खुलासे के बाद इसकी पूरी जांच STF से हटाकर
एसआईटी को दे दी गई है। इस पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एसटीएफ से जांच को हटाकर एसआईटी को सौंपने पर सवाल खड़े किए हैं। गरिमा दसौनी का आरोप है कि जब भी परीक्षा में धांधली के मामले सामने आए तो कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग की गई है। लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद आनन फानन में राज्य सरकार ने एसटीएफ से पूरी जांच उठाकर एसआईटी को सौंप दी है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर एसटीएफ जिसकी तारीफ करते राज्य सरकार थक नहीं रही थी यूके SSS मामले में, उसकी मुस्तैदी की और जिस तरह से वो तत्परता के साथ अपना काम निभा रहे थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि एसटीएफ से ही राज्य सरकार का भरोसा उठ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का खुलासा बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए एसटीएफ ने कर दिया हो, उसी का खामियाजा या उसी का दंड वो भुगत रहा हो। एसआईटी की जांच में कहीं कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन एक बार नए सिरे से ये जांच शुरू करनी पड़ेगी, जबकि एसटीएफ अपना आधा काम कर चुका था और कई मुख्य आरोपियों को और अभियुक्तों को पकड़ चुका था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिसकी बात पूर्व अध्यक्ष डीपी जोशी कर रहे हैं कि जैमर लगाया जाना चाहिए था, वहाँ मोबाइल फोन्स ले जाना प्रतिबंधित होना चाहिए था, वहाँ नेट की प्रावधान नहीं होना चाहिए था। तो कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से जमकर हमला बोला गया है और उन्होंने आरोप लगाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। एसआईटी जांच के बदले एसटीएफ जांच पर विपक्ष लगातार क्योंकि अड़ा हुआ है, और इसी क्रम में कांग्रेस प्रवक्ता ने भी यही बात कही है अपने इस वीडियो के माध्यम से। पटवारी पेपर लीक मामले में हमला बोला है और एसटीएफ जांच हो, ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं गरिमा दसौनी, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। जब भी परीक्षा में धांधली के मामले सामने आए तो कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग की है, ये कहा है गरिमा दसौनी ने। साथ ही उन्होंने एसटीएफ से जांच को हटाकर एसआईटी को सौंपने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देहरादून से जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर अब अपडेट ये है कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ही नहीं बल्कि तमाम कांग्रेसी नेताओं की तरफ से एसटीएफ जांच जो है वो की जाए, उसको लेकर अड़े हुए हैं। और अब चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए। हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। चुनाव जीते ना जीते हैं, राजनीति लगी रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। देश जरूरी है, लोग जरूरी है, लोगों की जिंदगी जरूरी है। लोगों को इतनी प्रताड़ना करके, लोगों के मोहल्ला क्लिनिक बंद करा के, लोगों के पानी बंद करा के, लोगों की बिजली बंद करा के अगर आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव आपको मुबारक। हम लोगों की सेवा करेंगे, हम आपकी तरह नहीं गिर सकते, हम आपकी तरह इतनी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है तो इस देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? हमारे लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि एक वाइसरॉय जाएगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बैठ जाएगा, इसलिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो अध्यक्ष महोदय, अपने देश की आजादी को बरकरार, हम तो सारे आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आजादी को बरकरार रखने के लिए, जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए हमें जो भी कुर्बानी। तो दिल्ली विधानसभा से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। लेफ्टिनेंट जनरल
को दिल्ली के जो एलजी हैं उनके ऊपर उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि वायसरॉय के बाद अब एलजी आ चुके हैं, जिनसे लगातार जिस तरीके से देखा भी जाता है कि लगातार जो टकराव की स्थिति है वो बनी रहती है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में। और उसी के बारे में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बातें रख भी रहे थे विधानसभा में। ठीक 2:15 बजे हाउस दोबारा बैठेगा। लंच के लिए व्यवस्था है। लंच तो दिल्ली विधानसभा से सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून लोक सेवा आयोग स्तर से पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में गठित एसआईटी टीम ने मामले की एडीजी कानून व्यवस्था ने विस्तार से जानकारी दी है। एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा कि लोक सेवा आयोग का दफ्तर हरिद्वार में है और हरिद्वार एसएसपी को पूर्व में पेपर लीक मामले में कार्रवाई और सभी कानूनी प्रक्रिया का बेहतर ज्ञान है। एसआईटी टीम में एसटीएफ के मेंबर भी शामिल हैं, लिहाजा इस तरीके से चर्चाएं करना एक महज अफवाह है कि एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले को हल्का किया जा रहा है। देखिए, यही फिर मैं कह रहा हूँ, जो यूकेपीएससी है उनका जो ऑफिस है जो है वो कनकल पुलिस क्षेत्र हरिद्वार के है। सारे डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट वहीं पे है। आज जो एसटीएफ के जो हमारे जो बंदे हैं उस पे अटैच्ड है, उनके साथ अभी वो टीम एसआईटी में और एसआईटी के नेतृत्व जो एसएसपी हरिद्वार है वो खुद ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस मैटर में, वो देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलेगी, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम पब्लिक जनरल हमारी जो लोग हैं पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहूंगा, किसी के पास भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हो पक्की हो, या नहीं है कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन कंप्लेंट ना करें। आप किसी के पास भी सबूत ऐसा पक्की है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, एसआईटी और एसटीएफ या हमारा पुलिस किसी के पास। और बागेश्वर में नशे और रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देर रात्रि कलेक्ट्रेट मोटर मार्ग पर एक कार गिरी है और बाल बाल बची है लोगों की जान। शहर से डीएम कार्यालय की ओर ये वाहन आ रहा था। बागेश्वर से बड़ी खबर ये सामने आई है, शहर से डीएम कार्यालय की तरफ ये वाहन आ रहा था। तो बागेश्वर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देर रात कलेक्ट्रेट मोटर मार्ग पर एक कार गिरी है, ये बड़ी अपडेट सामने आई है। तो शहर से डीएम कार्यालय की तरफ ये वाहन आ रहा था, तभी ये दुर्घटना घटी है। बागेश्वर में तेज रफ्तार के कहर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।